जय श्री बालाजी, जय श्री राम। नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा 10वीं में अध्याय 3 में हम इस प्रश्नावली संबंधित सभी प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे, जो कि सभी सवाल में इनका अति महत्वपूर्ण उपयोग है। अतः हम इन बिंदुओं की परिभाषा एवं इनका सवालों में किस प्रकार उपयोग होगा, इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखो, यहाँ सबसे पहले लिखा है अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। लेसन का नाम ही क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। तो पहले अपन इसको ही समझते हैं, है ना। देखो, आपने इसके पहले हमने जो बहुपद वाले अध्याय में बहुपद के बारे में समझा, तो आप जानते हो बहुपद किसको बोलते हैं? बहुपद अपन बहुपद किसको बोलते हैं? x + 3। ये क्या अपना बहुपद जो अपन पिछले अध्याय में अपन पढ़ चुके, जो इसमें x है ये क्या है? चर। और जो संख्या 3 ये क्या है? अचर, है ना। इसको क्या बोलते हैं? बहुपद, है ना। लेकिन जब अपन इसके आगे बराबर करके 0 लगा देते हैं, तो ये अपनी क्या बन जाती है? समीकरण। क्या बन जाती है? समीकरण, है ना। चलो इसको अच्छे से लिख देता हूँ। x + 3 बराबर, यहाँ पर मान लो मैं कोई भी संख्या लिख देता हूँ 5, ठीक है ना। 0 की जगह कोई भी संख्या लिख दी। अब ये तो बन गई समीकरण। अब इसको अपने को क्या करना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाना, है ना। तो अपन इसको क्या करेंगे? पहले देखो, यहाँ पे ये जो चर संख्या है इसके साथ में कितने घात है? 1 है ना। तो जब 1 है तो ये क्या हो जाएगी? रैखिक समीकरण, है ना। इसको क्या कहते हैं अपन? रैखिक समीकरण, जिसमें एक घात होती है ना। अधिकतम घात कितनी होती है इसकी? 1। तो ये अपना कौन सा समीकरण हो गई? रैखिक समीकरण, ठीक है ना। अपने को ज्ञात क्या करना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अपन इसको दो चर वाले रैखिक बनाए, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पहले 1 से लिख देंगे, ठीक है ना, प्लस में y, एक चर संख्या और लिख देंगे, ठीक है ना, बराबर फिर यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो अपन एक संख्या लिख देते हैं ना। माना कि अपन संख्या यहाँ पे लिख देते 3x, है ना, और यहाँ पे लिख देते हैं 5x, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, ये जो दोनों संख्या है x और y चर संख्या, इस पे घातें कितनी है? यहाँ पर भी एक घात है और यहाँ पर भी एक घात है ना। तो जब चर की अधिकतम घात 1 हो तो उसे क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण, जिसकी घात अधिकतम कितनी हो? 1 हो। लेकिन जब दो चर की घात अधिकतम कितनी हो? 1 ही हो। संख्या कितनी होनी चाहिए? चर संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। देखो, अपन इसको, ये तो क्या है? एक रैखिक समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 1, ठीक है ना। एक ये तो क्या कितने हो गए? लेकिन अपने को क्या बताना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। तो अपन ने यहाँ पे 3x + 5y बराबर 5, ये अपने एक समीकरण लिखी है ना। इसमें चर संख्या की घात कितनी है? यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है ना। तो ये अपनी क्या हो जाएगी? दो चर रैखिक समीकरण, ठीक है ना। अब इसको अपन क्या करेंगे? इसको अपन इसका क्या आगे क्या लिखा है इसमें? समीकरण के बाद युग्म भी बनाना। सेम अपन एक संख्या और समीकरण लिख लेंगे, है ना, जिसमें दो रेखीय समीकरण, जिसमें भी चर की घात कितनी होनी चाहिए? 2, दो चर होने चाहिए। तो यहाँ अपन एक संख्या मान लेते 4x, ठीक, प्लस 3y बराबर 6, ठीक है ना। अब ये जो दो समीकरण है ना, ये इसका क्या हो गया? जोड़ा, है ना, जोड़ा। यदि अपन गणित की लैंग्वेज में कहें इसको, तो ये समीकरण में क्या होगा? युग्म, समीकरण का युग्म, ठीक है ना।
हमने क्या किया, बहुपद x प्लस 3 बराबर 0। तो ये तो बहुपद है, इसका अपन समीकरण बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, बराबर में 0 या कोई भी संख्या लिख देते हैं, है ना। तो ये समीकरण बन गए। हमको इसके बाद में रैखिक समीकरण ज्ञात करने के, रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, जिसमें चर की घात कितनी होती है, 1, ठीक है ना। और दो चर रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, जिसमें दो चर होते हैं, है ना। अब इसको अपन डेफिनेशन से समझते हैं, ये तो प्रैक्टिकल है, अब डेफिनेशन यानी कि इसको समझते ध्यान से, ठीक है ना। परिभाषा, समीकरणों का ऐसा युग्म जिसमें दो चर हो तथा दोनों चरों की घात 1 हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। देखो, समीकरण का ऐसा युग्म जिसमें दो चर हो तथा दोनों चरों की घात 1 हो, है ना। जिसमें कितने चर हो, 2, है ना, ठीक है ना। ये यहाँ दो चर है, x और y, वो दोनों चरों की घात 1 हो, यहाँ पे भी x की घात 1 है और यहाँ y पे की घात भी 1 है, ठीक है ना। रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रैखिक समीकरण युग्म, यानी इन दोनों का जोड़ा क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना। ये तो हुआ क्लियर, है ना। अब इसका व्यापक रूप से क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है ना। यहाँ फिर इसके a1 पे नीचे व्यापक रूप में इसको कैसे लिखा, दूसरे समीकरण को, a1x बराबर प्लस b1y प्लस c2 बराबर 0। देखो अपन इसको इसमें समझते हैं, है ना। व्यापक रूप में हम देखो, हम जानते हैं कि यहाँ पे अपन एक संख्या लिख लेते हैं ना, x y बराबर 0, है ना। अब यहाँ पे ये 5 क्या है, अचर संख्या, इसको भी अपन इधर लाएंगे। तो यहाँ पे 3x, इसको अपन क्या मान लेंगे, a b c बराबर 0, ठीक है ना। अब a बराबर अपन ने कितने रख दिए, 3x 5y, चर संख्या अपनी कितनी है, 5, सॉरी माइनस का हो जाएगा, बराबर है ना, बराबर तो माइनस का 0। तो ये क्या हो गया अपने, इसका विस्तारित रूप, है ना। देखो ax का वर्ग है, जो यहाँ पे x है, इसका मान कितना है, a1, है ना। y का मान कितना है, b1, और अचर संख्या का मान c1 बराबर 0, ठीक है ना। अब यहाँ जो a b और c लिखा है ना, इसकी जगह कोई भी संख्या हो सकती है, एक भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है ना। यदि मान लीजिए कि किसी संख्या का मान, जैसे यहाँ a बराबर अपन ने x के साथ ही 3, तो ये भी अपन ने a1 को बराबर कितना मान लिया, 3। यहाँ पे b1 बराबर कितना मान लिया, 5। यहाँ पे c1 बराबर कितना मान 5। उसी प्रकार जो सेकंड नंबर की समीकरण है, इसमें a बराबर a2 बराबर x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। तो नीचे अपन इसमें a2 बराबर इसको मान सकते हैं, अपन किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, यहाँ a1 मान लेते, यहाँ a2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका क्या होगा, व्यापक रूप। इसको अपन व्यापक रूप में, यहाँ एक ही जगह कोई भी संख्या हो सकती है, यदि 5 हो तो यहाँ 5 1, यहाँ पे 5 2 आ जाएगा, है ना। यहाँ y के साथ में यदि b बराबर कोई संख्या 3 हो, तो 3 1 बटे में 3 2 y, प्लस में अचर संख्या 25 होते हैं, 25 लिख दिया, और यहाँ पे 25 1 और यहाँ पे 25 2 बराबर कोई 0, ठीक है ना। तो ये इसका क्या होगा, व्यापक रूप। इन व्यापक रूप का उपयोग करते हुए अपने को आने वाले सभी सवालों को अपने को हल करना है ना। तो इस फैक्ट को आप अच्छे से याद कर लेना, ताकि अपन जब आगे अपन सवाल करवाएं तो इसमें अपन डायरेक्ट करवाएंगे। यदि आपको फैक्ट याद होंगे तो आप एक ही टाइप के कितने भी सवाल अपन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, इनकी आवश्यकता अपने को पड़ेगी। इस परिभाषा को भी आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। अब इसके आगे अपन चलते हैं। देखो यहाँ पर a1 b1 c1 तथा a1 b1 c2 समीकरण के गुणांक होते हैं। समीकरण गुणांक का तात्पर्य क्या है, x का गुणांक क्या है, 1 यहाँ पे y का गुणांक क्या है, b1, और यहाँ पे अचर संख्या c का गुणांक क्या है, c, है ना, बराबर 0। यहाँ पे x बराबर a2 x का गुणांक है, y बराबर b2 किसका गुणांक है, y का, c किसका गुणांक है, अचर संख्या का, ठीक है ना। तो इसका तात्पर्य क्या है यहाँ पे कि a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 समीकरण के गुणांक होते हैं। यदि कोई भी संख्या हो, यदि अचर चर संख्या इसके साथ में यदि अचर संख्या होगी, तो ये सब क्या रहेंगे, इसके गुणांक रहेंगे, ठीक है ना। यह बात भी आपको अच्छे से याद रखना है। नोट, एक रैखिक समीकरण का ग्राफीय रूप एक सरल रेखा होती है।
एक रैखिक समीकरण का ग्राफीय रूप क्या होती है? एक सरल रेखा होती है। कैसे? देखो, एक रैखिक समीकरण का ग्राफीय रूप एक सरल रेखा होती है ना। रैखिक, जैसे मान लो कि एक रैखिक समीकरण जिसमें क्या ग्राफीय रूप एक सरल रेखा होती है ना। ये एक रेखा है, ठीक है ना। रेखा तो तीन प्रकार की होती है, एक प्रतिच्छेद करती है और एक सीधी रहती है। इसको अपन आगे समझेंगे, है ना। समीकरण निकाय, है ना। यदि हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं तो निम्न स्थितियां बनती है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे ये इसका व्यापक रूप दिया है ना, तो अपन क्या करेंगे? a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, ठीक। a2 x b2 y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है ना। ध्यान समझना इसको। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कोई संख्या मान लेते हैं ना। तो a को अपन क्या मान लेते? 5। क्या मान लेते? सॉरी 3 मान लेते। 3 1 x, ठीक है। फिर x को अपन क्या मान लेते? 3, है ना। b को अपन क्या मान लेते हैं? 4, ठीक। और c को अपन क्या मान लेते? 7, और बराबर क्या है? 0, ठीक है। अब यहाँ 3 1 है तो इसके बटे में कितना आ जाएगा? 3 1 के बटे में क्या आएगा? वही 3 1, है ना। 4 1 के बटे में क्या आएगा? 4 2, और 7 1 के बटे में क्या आएगा? 7 2, ठीक। तो इसमें यानी बहुत सारी स्थितियाँ बनेगी, है ना। तो अपने को इसको समझना है ना। इसके बाद में प्रैक्टिकल द्वारा आपको अच्छे से बताऊँगा, है ना। तो देखो, यहाँ पे ये समीकरण दे रखी है ना युग्म की। तो इसमें 3 स्थितियाँ बनेगी। कैसे? केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 में इसमें क्या रहता है फैक्टर, वो समझो पहले अपन। देखो, इसमें a1 बराबर a2, a1 बराबर a2, b1 बराबर b2 बराबर c अपॉन c2। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। मतलब यहाँ पे a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं होगी। कैसे? जैसे कि मैंने एक संख्या लिखी है, a1 बराबर मैंने माना 3, ठीक है। और b2 बराबर माना कितना मैंने? 2। b1 बराबर क्या माना मैंने? 5। और b2 बराबर माना कितना? 8, ठीक है ना। तो इसको अपन a1 a2 बराबर b1 और b2, ये क्या बराबर नहीं है। देखो, ये दोनों बराबर कहाँ है? ये अलग है और ये भी अलग है ना। ये बराबर नहीं, यानी प्रतिच्छेद। तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, यानी बराबर नहीं होने पर क्या होगी? इसका जब ग्राफ बनेगा तो वो इसकी रेखाएं कैसी रहेगी? इस प्रकार का एक ग्राफ तो ऐसा बनेगा इसका। और यहाँ पे क्या करेगी? प्रतिच्छेद यानी काटेगी। और जो काटेगी वहाँ पे क्या प्राप्त होगा हमें? x y, है ना। जैसे मान लो इस ग्राफ पे यहाँ पे दोनों बिंदु कटेंगे, है ना। तो जहाँ पे बिंदु कटेंगे वहाँ पे x y का एक कॉमन मान होगा, जो इसका भी होगा और इसका भी होगा। इस रेखा का भी होगा, x का भी, और y का भी हमें कॉमन मान हमें प्राप्त होगा। लेकिन बराबर c2 के बराबर नहीं। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो c1 और c2 के बराबर तो संभव हो ही नहीं सकती, है ना। जब सामने वाली दो बराबर नहीं तो इसमें अपन क्या है? दोनों रेखा प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है, कट रही है। फिर केवल एक हल होगा। इसमें क्या होगा? केवल एक हल होगा। एक हल यानी क्या? कि जब यहाँ पे कोई रेखा कटेगी, है ना, तो यहाँ पे जो बिंदु प्राप्त होगा, है ना, यहाँ पे x y का क्या एक ही उभयनिष्ठ संख्या निकलेगी, जो इसमें भी कॉमन होगी x में और y में भी वो कॉमन होगी। क्योंकि बिंदु कटेगा तो एक ही हल प्राप्त होगा। और ये क्या होगी? एक संगत निकाय होगी। संगत निकाय यानी क्या? जिसका एक कॉमन तो संख्या प्राप्त हो रही है ना, वो यानी कि एक संगत निकाय की श्रेणी में आता है, ठीक। चलो, अब दूसरे केस में क्या स्थिति है इसको समझते हैं। देखो, केस इसमें क्या होगा? देखो, इसमें a1 बराबर अपन मान लेते कितने?
5। ठीक, A2 बराबर कितने मान लेते हैं 4। ठीक है, B1 बराबर 6 और B2 बराबर 7 है ना, नहीं सॉरी 5 और इधर 4 और C1 बराबर मान लेते हैं अपन 5 और C2 बराबर मान लेते हैं 4। देखो यहाँ पे ये इसके बराबर है, ये भी यहाँ बराबर है और यहाँ पर बराबर है। तो यहाँ पे जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, मतलब जैसे एक रेखा तो ये गई, ठीक, वो एक इसी पर एक रेखा इधर जाएगी है ना, तो यहाँ पे ग्राफ तो बनेगा। लेकिन देखो यहाँ पे सारी संख्या क्या, A1 A2 के बराबर, B1 B2 के बराबर होगा और C1 C2 के भी बराबर तीनों होंगे, तो तीनों बराबर संख्या आ रही है। तो यहाँ पे एक रेखा तो इसकी नीचे गई, वो सेम रेखा इसके ऊपर आ रही, तो यहाँ पे क्या रहेगी, दोनों रेखा संपादी होगी। संपादी यानी क्या, दोनों कटेगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर निकल रही, संपादी हो रही, अनंत हल होंगे। यानी कि इन दोनों बिंदुओं पर ये जो संख्या निकलेगी तो इसकी अनंत हल यानी क्या, बहुत सारी संख्या ऐसे बिंदु मिलेंगे जहाँ पे दोनों संख्या क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। ठीक है ना, अनंत हल होगी जिसकी उभयनिष्ठ संख्या बहुत बार यहाँ पे बिंदुओं पर इन एक्स और वाई पे इनका मिलन होगा, तो अनंत हल होगी। इसलिए ये भी कौन सी निकाय, संगत निकाय। संगत निकाय किसको बोलते हैं, जिसके अनंत हल होते हैं। ठीक, हुआ क्लियर। चलो अब यहाँ पे क्या है, तीसरी स्थिति कैसे बनेगी इसकी, केस 3 में A1 बटा A2 बराबर B1 B2 बराबर नहीं है C1 C2, दोनों रेखाएं समांतर होगी, कोई हल नहीं होगा और असंगत निकाय। देखो इसको अपन समझ लेते हैं, जैसे ये क्या है A1, तो अपन A1 मान लेते हैं किसको, 5, नई संख्या ले लेते हैं ना, 3 है ना, और A2 किसको मान लेते हैं 4 को, बराबर 3 और इधर 4 बराबर नहीं है, तो यहाँ पर अपन एक विषम संख्या लेंगे 5 बटा 3। देखो ये दोनों तो बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है ना, A1 बटा A2 B1 बटा B2 के तो बराबर है, लेकिन C1 और C2 के बराबर नहीं है, तो दोनों रेखाएं समांतर होगी। समांतर रेखा यानी क्या, देखो इस ये ग्राफ बनाओ, इस ग्राफ पे एक ये रेखा गई है ना, एक रेखा इसके नीचे गई है ना, रेखा तो दोनों समांतर है लेकिन यह कभी भी नहीं मिलेगी, यानी कि इन दोनों के बिंदु कभी भी कॉमन संख्या उभयनिष्ठ संख्या प्राप्त कभी भी एक्स और वाई का मान कभी भी नहीं निकलेगा, है ना, क्योंकि दोनों मिले ही नहीं तो मान कहाँ से निकलेगा, है ना, कॉमन संख्या ही नहीं आएगी तो मान निकल ही नहीं सकता। तो ये क्या रहेगी, असंगत निकाय, है ना, क्या कहेंगे इसको, असंगत रेखा है। ठीक है ना, चलो अपन लास्ट वाला बच्चा इसको देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियाँ, है ना। अब जैसे कि अपन ने जो दो चर वाले अभी समीकरण समझाए ना, इसके युग्मक समझे। युग्म यानी क्या, जिसमें दो समीकरण रहते हैं और दोनों के एक जैसे रहते हैं उसको अपन युग्म बोलते हैं ना। जैसे कैसे यहाँ अपन ये समीकरण दोनों बने हैं ना, तो ये क्या, इनका जोड़ा युग्म होता है। तो हल करने की विधियाँ, तो ऐसे कहीं सवाल आएंगे तो उनको अपन हल कैसे करेंगे, इनकी कई प्रकार रहेंगे। तो पहला प्रकार कौन सा, ग्राफीय विधि, तो अपन ग्राफ द्वारा भी इसको सोल्व करेंगे। दूसरा क्या है, बीजगणितीय विधि, तो बीजगणितीय विधि द्वारा भी हल करेंगे। लेकिन इसके भी क्या टाइप है, कौन कौन से, एक तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे इसको, एक विलोपन विधि से हल करेंगे और एक वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। लेकिन प्यारे भैया बहनों, इस चैप्टर में जो वज्र गुणन विधि है वो इस बार पाठ्यक्रम में से इसको हटा दिया गया है ना। तो अपने जितने भी सवाल आने वाले हैं 3.1, 3.2, 3.3 के, वो सारे सवाल अपन प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि और ग्राफीय विधि से ही अपन सोल्व करेंगे। तो इसमें इन विधियों को अपन, ये इनके सवाल आएंगे तो उसमें अच्छे से इनकी कॉन्सेप्ट अपन समझते जाएंगे। यदि अब अपन समझा देंगे फिर इनके सवाल को आप समझ में नहीं आएगा, है ना, वहाँ पे आप कन्फ्यूज हो गए। तो अपन ने इतना ही समझा कौन कौन सी विधि अपन पढ़ने वाले हैं और समीकरण की युग्म कैसे बनते हैं, इसका व्यापक रूप कैसे होता है और इनकी कैसी कैसी स्थितियाँ बनती है, ये हमने अभी समझा है ना। देखो ग्राफीय विधि में इस प्रकार एक्स वाई का मान बराबर 0 आएगा, एक्स माइनस वाई बराबर 2। प्रतिस्थापन विधि में इस प्रकार की स्थिति बनेगी, 7x माइनस 15y बराबर 2, समीकरण 1। एक्स प्लस 2y बराबर 3, समीकरण 2। एक्स बराबर 3 माइनस 2y बराबर समीकरण 3। तो इस प्रकार की ऐसी कंडीशन बनेगी आने वाले सवालों में, है ना।
तो अपन उनको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो प्यारे भैया बहनों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।